हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंसेप्ट आइसोक्वांट और रिटर्न टू स्केल। आइसोक्वांट के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में, और रिटर्न टू स्केल के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इन दोनों को इकट्ठा करके समझेंगे कि ये कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हम रिटर्न टू स्केल को समझेंगे आइसोक्वांट कर्व की हेल्प से तो क्या इसका रिजल्ट निकलेगा। अगर अब तक आपने मेरी लास्ट क्लासेस नहीं देखी बच्चों तो देखिए, ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। रिटर्न टू स्केल में हमने बच्चों समझा था ये कंसेप्ट कि जो रिटर्न टू स्केल होता है ये लागू होता है लॉन्ग पीरियड के अंदर। लॉन्ग पीरियड में इतना इनफ टाइम होता है कि एक प्रोड्यूसर अपने गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, जिसमें वो सारे फैक्टर प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर हो चाहे वो वेरिएबल फैक्टर हो, दोनों ही चेंज हो जाते हैं लॉन्ग पीरियड के अंदर। जैसे इसको अब ओवरव्यू समझते हैं। अब हम जो रिटर्न टू स्केल है बच्चों, इसका ओवरव्यू समझते हैं। पहले हम जो ये रिटर्न टू स्केल है ये लागू होता है लॉन्ग पीरियड के अंदर, लॉन्ग रन कंसेप्ट है ये। आप जानते हैं कि जब भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है तो प्रोडक्शन के लिए दो तरीके के फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड फैक्टर होता है, एक होता है वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर दोनों को जो यूज़ करके एक प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता है। फिक्स्ड फैक्टर में आते हैं जैसे लैंड, एग्जाम्पल के लिए ले लो, मशीन ले लेते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स में आ जाते हैं हमारे पास जो चेंज हो जाते हैं, जैसे लेबर हो गई है, रॉ मटेरियल जो परचेज किया जाता है रॉ मटेरियल हो गया। अब लॉन्ग टाइम पीरियड इतना इनफ टाइम होता है बच्चों जहाँ पे हम अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो फिक्स्ड फैक्टर को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नई ज़मीन खरीद लेंगे, नई मशीन लगा देंगे, नया प्लांट लगा देंगे। और वेरिएबल फैक्टर को तो इजीली हम चेंज कर ही सकते हैं, इसको तो शॉर्ट रन में भी चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग रन में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई फैक्टर जो नहीं बढ़ता, क्योंकि वेरिएबल नाम से क्लियर है कि ये क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। फिक्स जो वो होते हैं जो शॉर्ट रन के अंदर तो चेंज नहीं होते क्योंकि टाइम कम होता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड के अंदर जरूर हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न टू स्केल होता है उसमें क्या करते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनपुट फैक्टर जिसे बोलते हैं हम, कि फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर दोनों को ही हम चेंज कर सकते हैं। तो इनके बीच में जो चेंज होता है उनका जो प्रपोर्शन होता है, चेंज होने का जो प्रपोर्शन रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। प्रपोर्शन क्या रहता है बच्चों, इनके बीच में चेंज होने का सेम रहता है। जैसे ले लेते हैं फिक्स फैक्टर हम ले लेते हैं लैंड को, वेरिएबल में ले लेते हैं, मान लेते हैं कि लेबर को। तो यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल के लिए कि फर्स्ट जो हमारे पास रेशियो है वो 2, तो हमने लिया लैंड और 1 ले लेते हैं इसकी जगह लेबर। तो अब हमने क्या करना है, लैंड को बढ़ा दिया, 2 से बढ़ा के कितना कर दिया, 4 कर दिया, और लेबर को बढ़ा के कितना कर दिया, 2 कर दिया। तो यहाँ पे पहले रेशियो कितना था, 2:1 था। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो इनके बीच में अभी रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि जो चेंज होने का प्रोपोर्शन क्या रहता है, इनके बीच में कांस्टेंट रहता है। किस केस में बच्चों, लॉन्ग रन केस में, रिटर्न टू स्केल जब हम कंसेप्ट कवर करते हैं। तो आज हम इस कंसेप्ट को कवर करते हैं आइसोक्वांट कर्व की हेल्प से। तो आइसोक्वांट कर्व की हेल्प से कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले बुक की लैंग्वेज को समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं उसमें, फिर हम इसका रिटर्न टू स्केल का समझेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न कब लगता है, डिमिनिशिंग रिटर्न कब लगता है, और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कब लागू होता है। आइसोक्वांट एंड रिटर्न टू स्केल कंसेप्ट कहते हैं कि जो आइसोक्वांट एनालिसिस है उसको अप्लाई किया गया इकोनॉमिस्ट द्वारा ये समझने के लिए कि रिटर्न टू स्केल कैसे है, जो हम कंसेप्ट को क्लैरिफाई कर सकते हैं अगर आइसोक्वांट को यूज़ करें। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल, हमने ये पढ़ चुके हैं पहले से कि रिटर्न टू स्केल क्या होता है। वी नो दैट रिटर्न टू स्केल रेफर टू द बिहेवियर ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे रिटर्न टू स्केल में हमने क्या पढ़ा था कि आउटपुट में क्या चेंज आता है इन द स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ए फर्म व्हेन ऑल फैक्टर इनपुट आर चेंज इन सम कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जब सभी फैक्टर्स के बीच में कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था इस केस में हमने 2:1 का कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिया था, कि जब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज किया जाता है फैक्टर इनपुट के अंदर तो क्या चेंज आता है आउटपुट में। तो उसको हमने कंसेप्ट कवर किया था रिटर्न टू स्केल के अंदर, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को क्या माना था हमने, मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी क्या रहेगी यहाँ पे, गिवन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करके अपने फैक्टर इनपुट को सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है आउटपुट के अंदर, तो इसको हमने समझा था। तो यहाँ पे हम इसके
एस्पेक्ट में 3 कंसेप्ट को कवर करते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल को और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को। अब जो ये हमारे पास इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कवर करेंगे, इस बार हमने एक कंसेप्ट कवर करना है आइसोक्वांट की हेल्प से। कहते हैं कि इसको हम समझते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट आता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है कि जिस प्रपोर्शन में हमने फैक्ट्री इनपुट को बढ़ाया, अगर उससे ज़्यादा किस में चेंज आ जाता है, आउटपुट में चेंज आ जाता है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। की रिटर्न क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या है कि फैक्ट्री इनपुट तो कम लगाए हैं और उससे आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा हो गया। कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रेफर टू सिचुएशन। कहते हैं ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आउटपुट बढ़ जाता है ग्रेटर, यानी किससे ज़्यादा बढ़ता है, जितना हमने फैक्ट्री इनपुट में चेंज किया होता है। जिस प्रपोर्शन में हमने फैक्ट्री इनपुट को बढ़ाया उससे ज़्यादा किस में जाता है, आउटपुट में चेंज आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और व्हेन इंक्रीज इन स्केल ऑफ ऑपरेशन इज प्रोपोर्शनली लेस देन द इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कि आउटपुट में जिस प्रपोर्शन में चेंज आया उससे कम प्रपोर्शन हमने किस में चेंज कर दिया, फैक्ट्री इनपुट में किया है। यानी सिंपल सी वर्डिंग कहते हैं कि जितना हमने फैक्ट्री इनपुट को बढ़ाया उससे ज़्यादा किस में चेंज आ गया, आउटपुट में चेंज आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, कहता है कि इन अदर वर्ड्स की अगर बात की जाए, कहते हैं इफ ए गिवन चेंज इन फैक्ट्री इनपुट, कहता है कि अगर हम चेंज करते हैं फैक्ट्री इनपुट के अंदर, रिजल्ट इनटू प्रोपोर्शनली ग्रेटर चेंज इन आउटपुट, तो कहते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है कि ज़्यादा चेंज आ जाता है आउटपुट के अंदर। इट इज़ अ केस ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल। तो ये कौन सा केस आता है हमारे पास, इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल वाला। कहते हैं अंडर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कहते हैं इसके अंदर क्या होता है कि डबलिंग ऑफ रिसोर्सेज, कहता है कि जैसे हमने रिसोर्स को डबल किया, मोर देन डबल्स द लेवल ऑफ आउटपुट, तो यानी डबल से क्या हो जाएगा, आउटपुट ज़्यादा चेंज आ जाएगा। हमने फैक्ट्री इनपुट को तो डबल बढ़ाना है, जबकि आउटपुट में क्या होता है, डबल से ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल के ले लेते हैं कि हमारे पास 2 फैक्ट्री इनपुट है, एक को ले लेते हैं लेबर और दूसरा ले लेते हैं हम कैपिटल को। 2 फैक्ट्री इनपुट का यूज़ किया गया, लेबर कैपिटल, और इसका इफेक्ट देखें कि आउटपुट के ऊपर है जो क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में लेबर भी 2 लगाई है और कैपिटल भी 2 लगाई है, तो इसके ऊपर जो आउटपुट हमें मिला वो मिला 15। अगर मान लेते हैं कि लेबर को बढ़ा के डबल कर दिया, 2 से क्या कर दिया, 4 कर दिया, ऐसे यहाँ पे 2 से बढ़ा के क्या कर दिया, 4 कर दिया, तो आउटपुट डबल होने की बजाय क्या होगा, उससे ज़्यादा बढ़ गया। अगर मैं इसका डबल कर दी तो 100 हो जाता, लेकिन ये 120 होगा, यानी कि मैंने फैक्टर इनपुट को तो डबल कर दिया, यानी कि 2 से मल्टीपल कर दिया, जबकि आउटपुट में क्या है कि ज़्यादा हो गया, डबल से भी क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुके हैं। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब ऐसे ही मान लो कि 4 से मैंने बढ़ा के इसको क्या कर दिया, 6 कर दिया, और कैपिटल को भी 4 से बढ़ा के क्या कर दिया, 6 कर दिया, तो आउटपुट 120 से बढ़ के कितना हो गया, 200 हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, डबल किया, यहाँ पे भी हमने डबल किया, लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, ये डबल से क्या होगा, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से 50 से बढ़ के 120 होगा, तो कितने से बढ़ गया, 70 से। तो यहाँ पे जब मैंने इसको दोबारा डबल किया तो 120 से बढ़ के कितना आ गया, 200, तो यहाँ से कितने से बढ़ गया, ये 80 से, यानी कि डबल से क्या, ये ज़्यादा बढ़ चुका है। इसको बोलते हैं हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर इसको हम डायग्राम बनाए तो कैसे शो कर सकते हैं, आइसोकंट कर्व की हेल्प से इसको हमने बनाना है। अब तो इसको डायग्रामेटिकली शो करते हैं। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब हम जैसे हमने एग्जाम्पल लिया वैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वाई एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। मार्क करते से हमने 6 तक डाटा लिया, तो 6 तक मार्क करते हैं, 2 4 6 तक। ऐसे हमने ड्रॉ करनी है ओ एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने 6 तक डाटा लेना है, 2 4 6 तक। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, 6 तक डाटा ले लिया। तो ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस होती है और ये हमारे पास होती है ओ वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इसको नंबर करते हैं, 2 4 6 से 2 4 6 और 8। तो यहाँ पे हमने जो 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक लेबर है और एक कैपिटल है। तो कैपिटल को हम यहाँ दिखाते हैं ओ वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम यहाँ पे लेबर को। तो यहाँ पे हमने ले ली लेबर। तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमने बनाया था वो बनाया था 2 लेबर और 2 कैपिटल का। तो यहाँ पे हमने 2 लेबर और 2 कैपिटल लेनी है। यहाँ पे हमने ले ली 2 लेबर
और 2 कैपिटल। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे जब हम आइसोक्वांट कर्व को ड्रॉ करते हैं तो कैसे आइसोक्वांट कर्व को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमने आउटपुट दिखाना है कि हमने कितना आउटपुट किया है 50 यूनिट का। तो यहाँ पे जो इसका शेप रहेगा आइसोक्वांट कर्व का, तो इस तरीके से टच करके जाएगा इसको। तो ये हमारे पास फर्स्ट आइसोक्वांट कर्व है जो ड्रॉ हो गया, जहाँ पे हमने प्रोडक्शन किया था 50 यूनिट्स का। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है 4 हमारे पास लेबर, 4 हमारे पास कैपिटल। तो हम इसको जब बढ़ाते हैं, डबल कर दिया, तो हमने 4 लेबर और 4 कैपिटल का जो जॉइंट कर देना, तो हमारे पास सेकंड कॉम्बिनेशन है जो पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने ले ली 4 लेबर और यहाँ से हम ले लेते हैं 4 कैपिटल को। तो यहाँ पे हमने जो सेकंड कॉम्बिनेशन जब यूज़ किया था, तो यहाँ पे हमने आइसोक्वांट कर्व में देखते हैं कि प्रोडक्शन कितना किया गया। तो जो प्रोडक्शन किया गया था वो किया गया था 120 यूनिट से। तो यहाँ पे इसको आइसोक्वांट कर्व को जब ड्रॉ करते तो इस तरीके से हमारे पास जो यूनिट आएगी वो आएगी 120 यूनिट्स। ऐसे नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन, 6 हमारे पास लेबर और 6 हमारे पास क्या है कैपिटल। तो यहाँ पे 6 और 6 का कॉम्बिनेशन ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 ले ली लेबर और 6 ले लेंगे कैपिटल को। तो यहाँ पे इसको जब जॉइंट करते हैं पॉइंट्स को, तो हमारे पास थर्ड कॉम्बिनेशन है जो आ जाएगा इंक्रीज इन टर्न टू स्केल का। तो इस तरीके से हमने जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे जब हम आइसोक्वांट कर्व को ड्रॉ करें तो यहाँ पे आइसोक्वांट कर्व बताएगा 200 यूनिट्स के प्रोडक्शन को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तीसरा कॉम्बिनेशन है जो आइसोक्वांट कर्व का, इसको ले लेना, यहाँ पे टच करके जाएगा। तो आइसोक्वांट कर्व है जो 3, तो यहाँ पे दिखाता है 200 यूनिट का जो प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे आइसोक्वांट कर्व है जो 2 है। जो जब हम इन तीनों पॉइंट्स को जॉइंट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन पाथ आ जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों पॉइंट को जॉइंट करके हम देखते हैं कि एक्सपेंशन पाथ है जो हमारे पास इंक्रीज इन टर्न टू स्केल का जो कैसे बन रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन पाथ है इंक्रीज इन टर्न टू स्केल का जो हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से बच्चों एक कंसेप्ट था इंक्रीज इन टर्न टू स्केल विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वांट कर्व। अब नेक्स्ट कंसेप्ट बनता है कि अगर हमारे पास डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल हो, आइसोक्वांट कर्व के हेल्प से समझेंगे तो उसको कंसेप्ट हम कवर करते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है कि जिस प्रपोर्शन में फैक्टर इनपुट को बढ़ाया जाता है तो उससे कम प्रपोर्शन में आउटपुट बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहा है। कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल रेफर टू ए सिचुएशन, कहते हैं वो सिचुएशन होते हैं जहाँ पे जो आउटपुट बढ़ता है लेकिन जो बढ़ने की रेट होती है वो कम होती है, किसके कंपेरेटिवली, जिस रेशो में हमने फैक्टर इनपुट को बढ़ाया है। यानी कि जिस प्रपोर्शन में हमने फैक्टर इनपुट को बढ़ाया उससे कम प्रपोर्शन में क्या रहा, आउटपुट बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। या फिर व्हेन इंक्रीज इन द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर देन द इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कि जो इनपुट में बढ़ने का रेशो वो ज़्यादा है किसके कंपेरेटिवली, आउटपुट के कंपेरेटिवली। यानी कि जिस प्रोपोर्शन में हमने इनपुट को बढ़ाया उससे कंपेरेटिवली कम किस में चेंज आया, हमारे आउटपुट में चेंज आया। क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न दिखाने, डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या है कि फैक्टर इनपुट तो ज़्यादा लगा देने हैं लेकिन रिटर्न क्या मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। कहते हैं कि यहाँ पे इफ़ ए गिवन चेंज इन फैक्टर इनपुट रिजल्ट इनटू, कहता है कि अगर हमने फैक्टर इनपुट के अंदर चेंज किया तो उसका रिजल्ट क्या आया कि प्रोपोर्शनलिटी कम चेंज आउटपुट के अंदर आ गया, तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा दिए लेकिन हमारे पास आउटपुट क्या है, कम आया। इसका एग्जाम्पल अब हम समझते हैं। 2 फैक्टर्स को ले लेते हैं, लेबर फैक्टर, फैक्टर इनपुट में हमने ले लिया लेबर को और दूसरा ले लिया हमने कैपिटल को, और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आउटपुट के ऊपर, तो हमने ले लेना है आउटपुट। तो यहाँ पे लेबर ले लेता है, स्टार्टिंग में 2 लेबर है और 2 ही हमने कैपिटल लगाई है, तो हमारे पास जो प्रोडक्शन आउटपुट हुआ वो है 50। अगर हमने लेबर को 2 से बढ़ा करके 4 कर दिया और ऐसे ही हमने कैपिटल को बढ़ा के 2 से 4 कर दिया, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो कितना हो गया, 80 हो गया। हमने 2 से 4 डबल कर दिया, जबकि आउटपुट तो 50 से 80 यानी सिर्फ कितना आया, सिर्फ 30 चेंज आया है। यहाँ पे तो इसका डबल कर दिया हमने, गुना 2 कर दिया, जबकि यहाँ पे अगर इसका डबल कर तो यहाँ 100 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ 80 आया है। तो यानी कि आउटपुट तो हमारा नहीं बढ़ा जितना हमारा इनपुट बढ़ा है। ऐसे अगर लेबर को बढ़ा करके हमने 4 से बढ़ा करके 6 कर दिया, कैपिटल को बढ़ा के 4 से 6 कर दिया, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 80 से कितना हो चुका है, 90 हो चुका है। 80 से 90 यानी कितना चेंज आया, सिर्फ 10 का चेंज आया है। यानी कि इसमें 4 से 6 कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया, तो जबकि आउटपुट में तो इतना चेंज आया ही नहीं है। यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल कहता है कि जितना प्रपोर्शन हमने इनपुट फैक्टर का बढ़ाया है उससे कम प्रपोर्शन में अगर आउटपुट बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। इसका अगर डायग्राम शो करते तो कैसे हम दिखा सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसको डायग्रामेटिकली हम कैसे शो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डायग्राम बना लेना है, यहाँ पे इसको मार्क करते हैं हम।
2, 4, 6। यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ कर लेना है 6 तक। ऐसे हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम 6 तक ही हमने डाटा कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे मार्क करते हैं इसको 2, 4 और 6 से। ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है जिस पे हमने लेबर को दिखाया है, और ओ वाई एक्सिस पे हमने ले लेना है कैपिटल को। तो ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। 2, 4, 6, ऐसे ही 2, 4 और 6। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाया वो बनाया हमने 2 लेबर और 2 कैपिटल का। तो जो हमने यहाँ पे 2 लेबर और 2 कैपिटल को ले लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो आउटपुट आया है 50 यूनिट्स का। तो हमने यहाँ पे इसको 50 का जो शो कर देना है। तो इस तरीके से जो हमारे पास आइसोक्वांट कर्व 1 है जो शो करता है 50 प्रोडक्शन को। नेक्स्ट जो हमने कॉम्बिनेशन यूज़ किया है वो किया 4 लेबर और 4 कैपिटल का। तो यहाँ पे हमने लेना है 4 लेबर और कैपिटल। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास नंबर है जो आ जाएगा। इस तरीके से इसको जब ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 4 लेबर और 4 कैपिटल के ऊपर यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आ गया। इससे हमने जो आउटपुट दिखाया वो दिखाया है 80 का। तो यहाँ पे आइसोकांट कर्व ड्रॉ करते हैं 80 यूनिट को जो शो करेगा। तो यहाँ पे हमने आइसोकांट कर्व बना दिया 2 जो हमें दिखाता है कि कितने यूनिट का प्रोडक्शन किया गया 80 यूनिट्स का। नेक्स्ट जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया वो 6 का बनाया, 6 लेबर और 6 कैपिटल का। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो बनता है कॉम्बिनेशन वो इस तरीके से यहाँ पे है जो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं जो हमारे पास आइसोकांट कर्व बनता है लास्ट वाला, जिसमें हमने आइसोकांट कर्व 3 पे जब प्रोडक्शन दिखाना वो कितना दिखाना 90 यूनिट का। तो यहाँ पे 50 यूनिट थी फर्स्ट कॉम्बिनेशन से, सेकंड से 80, फिर हमारे पास 90 यूनिट है। तो हम जब इस तीनों पॉइंट्स को मर्ज करते हैं तो हमारे पास बन जाता है एक्सपेंशन पाथ। तो यहाँ पे जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सपेंशन पाथ है जो बन जाएगा। ये किस चीज़ का बना है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कंसेप्ट बच्चों की, जिस प्रपोर्शन में हमने अपने इनपुट को बढ़ाया उससे कम प्रपोर्शन में जो हमारे पास आउटपुट बढ़ता है तो उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न टू स्केल डिमिनिश होने का रीजन मेन यही रहता है कि जो प्रोड्यूसर होता है उसको इकोनॉमीज यानी कि फायदे होने के बजाय जब डिस इकोनॉमीज होनी शुरू हो जाती हैं, नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, तो इस केस में फिर प्रोड्यूसर को क्या होता है कि इनपुट बढ़ने आउटपुट बढ़ने के बजाय क्या होता है, कम हो जाता है। तो डिस्इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो मेन रीजन रहता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के लागू होने का, क्योंकि वहाँ पे उसको नुकसान शुरू होने शुरू होते हैं जब एक प्रोड्यूसर को, तो वहाँ पे उसकी जो आउटपुट होती है वो डिमिनिशिंग शुरू हो जाती है, यानी कि इसमें रीजन में रहता है इंक्रीजिंग कॉस्ट होती है उसकी। तो जिस कारण से डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है जो लागू हो जाता है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के लागू होने का मेन रीजन क्या रहता है, डिस्इकोनॉमीज ऑफ स्केल का होना। लास्ट में हमारे पास आता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होने का मतलब क्या होता है कि जिस प्रपोर्शन में हमने फैक्टर इनपुट को बढ़ाया है उसी प्रपोर्शन में जब आउटपुट बढ़ता है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का लागू होना। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तब लागू होते हैं जब प्रोड्यूसर को जितनी इकोनॉमीज हो या उतनी ही अगर डिस इकोनॉमीज हो जाती हैं तो काउंटर बैलेंस हो जाती है। जितना फायदा उतना ही नुकसान होगा, तो वहाँ पे सिचुएशन आ जाती है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की, क्योंकि वहाँ पे प्रोड्यूसर को ना ही तो कोई प्रॉफिट होता ना ही कोई लॉस होता। कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जितना आउटपुट बढ़ता है उसका सेम प्रोपोर्शन रहता है जितना इनपुट में बढ़ाया जाता है, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बढ़ने का प्रोपोर्शन सेम रहता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अदर वर्ड्स में अगर बात की जाए तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है कि जो साइज होता है इनपुट का और जो साइज होता है आउटपुट का वो सेम प्रोपोर्शन में रहता है। अगर इनपुट डबल किए गए तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। हम एक तरफ हम फैक्टर इनपुट में ले लेते हैं लेबर को, दूसरी तरफ ले लेते हैं हम कैपिटल को, देन हमारे पास जो आउटपुट आता है उसको शो करेंगे। लेट कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में 2 लेबर लगाइए और 2 कैपिटल लगाइए, तो हमारे पास आउटपुट होगा 50 यूनिट्स का। लेबर को बढ़ा करके 2 से 4 कर दिया, कैपिटल को 2 से बढ़ा के 4 कर दिया, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो कितना हो गया, 100 हो गया। 2 से 4 किया, डबल किया तो 50 से 100 ये भी क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बढ़ने का प्रपोर्शन क्या है, सेम ही है। 2 से 4 फिर 6 कर देते हैं, ऐसे ही 4 से 6 कर दिया, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो मान लो 100 से बढ़ के कितना होगा, 150 होगा। तो यहाँ पे भी कितना हुआ, 50 का इंक्रीमेंट हुआ। तो यानी कि जैसे हमने डबल किया अपने फैक्टर इनपुट को वैसे ही डबल क्या आ चुका है, आउटपुट हो चुका है। इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जैसे यहाँ पे 2 से 4, 4 से 6, यहाँ भी 2 का चेंज, यहाँ भी 2 का चेंज, और इसमें आउटपुट में भी यहाँ पे 50 का चेंज और यहाँ पे 50 का चेंज। तो यानी कि चेंज क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। जो फैक्टर इनपुट का चेंज है और जो आउटपुट का चेंज है दोनों में क्या है, सेम चेंज आ रहा है।
अगर इसको 2 से बढ़ाया गया है तो डबल ही क्या हो चुका है, हमारे पास आउटपुट हो चुका है। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट इनटू स्केल। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने जो फैक्ट्री इनपुट लिया मैक्सिमम 6 तक का जो हमने डाटा लिया है, तो यहाँ पे 6 तक इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मार्क करेंगे। इसको जब मार्क करते हैं 2 4 6, तो ऐसे हमने एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं लेबर को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस में सेम हमने गैप रखना है। तो हमारे पास 2 4 और 6 का, तो यहाँ पे हमने ओ एक्स एक्सिस है जो दिखाई है, जिसमें हमने क्या लेके चलना है, लेबर को। तो यहाँ पे लेके चलते हैं हम लेबर 2 4 6 और 8 से। ऐसे हमारे पास वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे हम लेके चलते हैं कैपिटल को। यहाँ पे भी हमने 2 4 और 6 तक का लेना है। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन लिया वो हमने 2 लेबर और 2 कैपिटल का लिया है। तो यहाँ पे 2 लेबर और 2 कैपिटल का पॉइंट है जो यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे हमने 2 लेबर और 2 कैपिटल का जो लिया है। तो जब यहाँ पे हम आइसोकॉन्ट कर्व को ड्रॉ करें तो इस तरीके से हम आइसोकॉन्ट कर्व का जो ड्रॉ करते हैं, जो फर्स्ट आइसोकॉन्ट कर्व है उसमें दिखाया गया है आउटपुट जो लिया गया वो कितनी यूनिट का लिया गया, आउटपुट 50 यूनिट का। तो हम यहाँ पे 50 है जो इसको दिखा देते हैं, जो हमने 50 यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो लिया गया 4 लेबर 4 कैपिटल का, तो हमारे पास इस तरीके से 4 कैपिटल ले लेंगे। ऐसे यहाँ पे 4 है जो लेबर ले लेंगे, तो हमने इसको ज्वाइंट कर देना 4 लेबर और 4 कैपिटल को, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड हमारे पास आइसोकॉन्ट कर्व ड्रॉ किया जाएगा, जिसमें हमने प्रोडक्शन कितना किया था, जो प्रोडक्शन किया गया था सेकंड पे 100 यूनिट का, तो यहाँ पे 100 यूनिट को शो कर दिया जाएगा। लास्ट हमारे पास 6 लेबर और 6 कैपिटल का कॉम्बिनेशन बनता है। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 6 का दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है 6 लेबर और ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं 6 ही हमारे पास क्या आती है, कैपिटल आ जाती है। तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करके कितनी यूनिट को प्रोड्यूस किया गया, 150 यूनिट को प्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे इसको हम 150 का आइसोकॉन्ट कर्व है जो ड्रॉ करते हैं, आइसोकॉन्ट कर्व है जो 150 यूनिट को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट्स को जब मर्ज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन पाथ है जो कांस्टेंट टर्न टू स्केल का हमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से जब हमने इसको मर्ज कर देना तीनों पॉइंट्स को, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंशन पाथ। इन तीनों पॉइंट्स को मर्ज कर दें तो हमारे पास आ गया एक्सपेंशन पाथ कांस्टेंट टर्न टू स्केल का। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास पॉइंट बनता था इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और कांस्टेंट टर्न टू स्केल विद द कंसेप्ट ऑफ आइसोकॉन्ट कर्व। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे आइसोकॉन्ट कर्व को, समझेंगे रिटर्न टू फैक्टर के हिसाब से। आज हमने कवर किया रिटर्न टू स्केल के हिसाब से, कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे रिटर्न टू फैक्टर कंसेप्ट के हिसाब से। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।